इन 3-4 महीनों में मैंने भागने की बहुत कोशिश की है, 1-2 बार की है। तो जब उन्होंने मुझे पकड़ा और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा और उन्होंने कहा अब तुम अगर भागी तो ये जितने भी लोग हैं सारे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। उसकी असल वजह ये थी कि वो उसकी नज़र मुझ पे थी। वो ये चाहता था कि वो मेरे बाबा मेरे साथ शादी करवा दें, लेकिन बाबा जानते थे कि वो अयाश परस्त इंसान है, क्योंकि बाबा ऐसे हाथ में कभी भी अपनी बेटी नहीं देंगे जो इस तरह का इंसान हो। तो इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, वो जानबूझ के कर्जा हमारा बढ़ाता जा रहा था। और जो लोग ये बातें करते हैं कि उसके पास चौधरी के पास रह के ये उसने ये किया होगा वो किया होगा, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि उसने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया। हाँ, बहुत मारा है उन्होंने, मुझे मारा ज़रूर है, लेकिन मुझे उन्होंने बेदाग नहीं किया। मैं आज भी पाक साफ़ हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। मैं तो इतनी बदकिस्मत बेटी हूँ, मैंने तो अपने बाबा का मुँह भी नहीं देखा मरते टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सच्चा वाक़या। 1 साल पुराना ये वाक़या है और ये बहन हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ वो वाक़या पेश आता है। इनके वालिद ने किसी जागीरदार से कर्ज़ा उठाया था 10 लाख रुपया। कर्ज़ा किस लिए उठाया था और वापस क्यों ना कर सके, क्या हुआ, किस तरह से वाक़या पेश आया, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पिछले 1 साल पहले काफ़ी ज़्यादा ये जो वाक़या था ये अखबारों की ज़ीनत बना रहा है। बहुत ज़्यादा ये मसला हुआ था कि आपके वालिद साहब को और आपकी जो वालिदा हैं उन पे हमला हुआ था, जिसमें आपके वालिद साहब की जो है ना वो डेथ हो गई थी। तो ये कैसा वाक़या था, किस तरह हुआ था और वो कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया था? दरअसल बात ये है कि हमारे पास काफ़ी 5-6 किले ज़मीन पड़ी हुई थी, फ़ारग पड़ी हुई थी। तो मामा ने बाबा से बोला कि आप अपना कारोबार कोई शुरू करें, कोई इसमें हल वगैरह चलाएँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे थे नहीं। जी, जी। फिर बाबा ने नंबरदार से कर्ज़ा लिया 10 लाख रुपया, तो उन्होंने सूद के साथ हमें कर्ज़ा दिया है। जी, जी। तो उधर से हमने फिर अपनी ज़मीन वगैरह पे अपना काम शुरू किया है। जी, जी। खेतों वगैरह पे हल चलाए, थोड़ी जो फसल हमारी आती थी, इनकम आती थी, वो कुछ घर का अखराजा चले जाते थे, जी, जी। और बाकी जो अमाउंट बचती थी वो हम नंबरदार को सूद का दे देते थे। जी, जी। अमाउंट इस तरह बढ़ती रही है, काफ़ी टाइम गुजर गया, अमाउंट बढ़ती रही है, लेकिन सूद उतारते रहे, अमाउंट हमसे उतरने के लिए गुंजाइश नहीं पूरी हो सकी। जी, जी। तो वो 18 लाख के करीब हो गई अमाउंट टोटल उसकी। 10 लाख का जो कर्ज़ा लिया था वो बढ़कर 18 लाख हो गया। जी हाँ, वो 18 लाख उसका कर्जा हो गया था। तो जो वापस दे रहे थे वो उसमें से कटिंग नहीं हो रहे थे कि इतने वापस हो गए बाकी इतने रह गए? नहीं नहीं, उसमें से वापस नहीं हो रहे थे, वो सिर्फ सूद में ही जा रहा था हमारा। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा, ये सूद की मद में महीने का आप दे रहे थे या कोई जो छमाही होते हैं जो फसल उतरती है वो? नहीं, फसल के फसल दे रहे थे, जैसे ही फसल आती थी कुछ हम घर का अखराजात पूरे करते थे जी, जी। और कुछ उनको सूद दे देते थे। तो हमारा इतना बजट नहीं होता था कि हम उसका जो वो उतार सके कर्जा, जी, जी। वो सूद ही सिर्फ उतर रहा था। तो कोई आइडिया है कि आपने 1 साल में उसका सूद कितना अदा कर दिया होगा? ये तो बाबा को ही पता है, उनको ही पता है इस चीज़ का कि कितना उन्होंने अदा किया है, कितना लिया था। लेकिन अब जो उनका कर्जा था वो 18 लाख के करीब हो चुका है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सूद के पैसे तो अदा कर रहे थे आपके वालिद साहब और कर्ज़े की मद में जो पैसे थे वो वापस कर रहे थे। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि वो प्रेशर किस चीज़ का बढ़ा रहे थे और किस लिए आपको परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे? असल वजह क्या थी तंग करने की? उसकी असल वजह ये थी कि वो उसकी नज़र मुझ पे थी। वो ये चाहता था कि वो मेरे बाबा मेरे साथ शादी करवा दें, लेकिन बाबा जानते थे कि वो अयाश परस्त इंसान है। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को गौर नहीं किया, क्योंकि बाबा ऐसे हाथ में कभी भी अपनी बेटी नहीं देंगे जो इस तरह का इंसान हो। तो इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, वो जानबूझ के कर्जा हमारा बढ़ाता जा रहा था। वो कर्जा वापस मांग रहे थे, तो हमारे पास तो थे नहीं। तो एक दिन बाबा को उन्होंने कहने लगे अब या तो अपनी बेटी दे दो या हमारा कर्जा भी दो वापस। हुँ। फिर बाबा तैश में आ गए, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा काफ़ी हो गया। तो लेकिन वहाँ पे फिर बाबा का जब घर आए हैं, तो घर आके वो उन्होंने अपने गुंडे भेजे हैं, आके उन्होंने बाबा को कत्ल कर दिया, मुझे भी बहुत मारा, मामा को भी बहुत मारा। मार कटाई बहुत ज़्यादा, हम ज़ख्मी हो गए थे और फिर मुझे वो साथ उठा के ले गए थे। और फिर मामा को धमकी दी उन्होंने कि अपनी बेटी तब लेके जाना जब आप हमारे पूरे पैसे दे दोगे। तो मुझे आप ये बता सकती हैं कि वहाँ जब आपको वो उठा के लेके गए हैं, वहाँ पर आपके साथ वो कैसा सलूक करते रहे? क्या करते रहे हैं? किस जगह पे आपको रखा? किन हालातों में रखा और कितना अरसा तक आपको अगवा करके रखा? मुझे कितना अरसा 5-6 महीने रही हूँ मैं वहाँ पे,
लेकिन बहुत मारते थे, एक टाइम खाना देते थे। और जब वो मुझे उठा के लेके गए, मुझे उन्होंने कमरे में ले जाके बंद कर दिया। वो चारे वाले कमरा था, उसमें रोशनी नहीं थी, अंधेरा था, बदबू वाला रूम था। और काफ़ी वो मार पिटाई करते रहे मेरे साथ। और उसके बाद उन्होंने एक टाइम का खाना देना, मुझे नहीं पता था मैं किस जगह पे हूँ, कहीं नहीं हूँ, क्योंकि रोशनी उसमें आती नहीं थी। और 5-4 महीने में उनके पास रही हूँ। इन 3-4 महीनों में मैंने भागने की बहुत कोशिश की है, 1-2 बार की है। तो जब उन्होंने मुझे पकड़ा और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा, और उन्होंने कहा अब तुम अगर भागी तो ये जितने भी लोग हैं सारे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। तो मैं इस डर की वजह से फिर मज़ीद वहीं पे रुक गई। मैंने अपने आप को छुड़वाना भी ज़रूरी नहीं समझा, मैं बस ज़िंदगी से हार के वहीं पे बैठ गई थी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, ये 4-5 महीने आप वहाँ पे रही हैं, तो वहाँ पे किसी ने जैसा कि आप बता रही हैं, उन्होंने बोला कि सारे गुंडे आपके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, तो किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की है? नहीं, ऐसी कोशिश तो नहीं की, लेकिन मारते बहुत ज़्यादा थे वो मुझे। अच्छा, जब आपके वालिद साहब को वो कत्ल करके चले गए हैं, बाद में आपको उठा के ले गए हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप अपने वालिद की तदफ़ीन पे वो आपको लेके आए हैं या पुलिस वग़ैरह, काफ़ी ज़्यादा ये मामला जो है ना मीडिया पे भी उठा था। तो जो है वो क्या इतने वो पावरफुल जागीरदार थे कि पुलिस भी उनको तब तक नहीं पकड़ पाई, और आपको छुड़वाने की पुलिस ने भी कोई कोशिश वग़ैरह नहीं की? नहीं, किसी ने कोशिश नहीं की। और मुझे तो उठा के ले गए थे, और मैंने तो अपने बाबा का मुँह भी नहीं देखा वहाँ पे कि क्या उन्होंने किया है, क्या नहीं किया। मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। बहुत बहुत अफ़सोसनाक ये वाक़या था, हमने भी देखा था, हमने भी सुना था। तो यकीन करें, हम घर में बैठ के ये वाक़या सुन के जो है ना आप दीदा हो गए थे कि एक लड़की के सामने उसके वालिद साहब को कत्ल कर दिया जाता है। तो हम खुद महसूस कर रहे थे कि उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप वहाँ से फिर जो है बाज़याब कैसे होती हैं, और किस तरह से ये सारा कुछ होता है? पुलिस वहाँ पे कैसे पहुँचती है, जो कि 5 महीने पहले नहीं पहुँच पाई, 1 साल, तो वो अचानक कैसे वहाँ पे पहुँचती है और आपको छुड़वा के एकदम से जो है वो आपको बाज़याब करवा लिया जाता है? वहाँ पे किसी और केस के सिलसिले में पुलिस घरों की तलाशियाँ ले रही थी, जी, जी। तो उनको फिर मैं भी मिल गई, तो उन्होंने फिर मुझे बाहर वहाँ से निकाला। अच्छा, जब वो आपको वहाँ से छुड़वा के थाने लेके आते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? क्या किस तरह से यहाँ पे आई? फिर आप अपना वो सारा बताती हैं, तो फिर जाके वो केस ओपन एयर होता है। तो फिर वो सारा क्रेडिट तब पुलिस लेती है कि हमने बड़ी कोशिशों से, बड़ी जो है क्या नाम है उसका, बड़ी ट्रेसिंग से और इस सारे जो है ना वो करके हमने इस लड़की को बाजियाब करवाया, दिन रात एक करके। तो ये क्या सारी बात हकीकत थी? पुलिस ने इतनी कोशिशें आपको ढूँढने के लिए की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ढूँढने के लिए की होती तो मैं 4 महीने उधर रहती ही ना, पहले ही बाहर आ जाती। उन्होंने तो किसी और केस के सिलसिले में वहाँ पे रिट की थी, जिस वजह से मैं भी उनको मिल गई, और उन्होंने मुझे फिर मेरे घर पहुँचा दिया। मुझसे पूछा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो फिर मैंने उनको सारा मामला बताया, फिर उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अच्छा, तो ये जो अखबारों में वो आपको सामने लेके आए थे, और वहाँ पे जो आपका बयान चल रहा था कि पुलिस ने बहुत कोशिश की मुझे ढूँढने की और मुझे बहुत कोशिशों से ढूँढ के लाए, ये सारा फ़र्ज़ी बयान था? पुलिस ने आप पे दबाव डाला हुआ था कि आपने ये बोलना है? दरअसल बात ये थी कि उस टाइम में उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मुझे घर तक पहुँचाया था, वहाँ से निकाला था, तो मैं उनकी शुक्रगुज़ार भी थी। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अगर आप बयान देती हैं तो हम उनको पकड़ने में आपकी हेल्प करेंगे, उनको सज़ा देंगे, जो आपके साथ जुल्म किया है उन्होंने, हम उसकी सज़ा लाज़मी देंगे। इस वजह से फिर मैंने वो बयान दिए हुए थे। चलें, आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी, और आपको अल्लाह ताला ने वहाँ से बाज़याबी जो है वो आपकी हुई, बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन आप घर वापस आईं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी वालिदा के क्या हालात हैं? हॉस्पिटल में हैं, और वो किस जो है वो मुसीबत का सामना कर रही हैं? मेरी वालदा हॉस्पिटल में है। जब मैं घर आई तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि वो हॉस्पिटल में है, तो उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। कुछ बाबा का गम था और कुछ मेरे जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में अब तक। तो कुछ पता चला, डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि आपकी वालिदा को क्या बीमारी है, क्या हुआ है, और उसका इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है? उनको हार्ट अटैक हो गया था, तो उनको मोहल्ले वाले हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसके बाद उनकी वो किडनी का भी मसला था, साँस का भी मसला था। तो मतलब डॉक्टर ने काफ़ी महँगा इलाज बताया है, जो कि हमारी अफ़ोर्ड में नहीं है। अभी वो वेंटिलेटर पे हैं? हाँ जी।
अच्छा, तो कुछ डॉक्टर्स ने बताया है कि इनके इलाज पे कितना खर्चा आता है और इनका इलाज ज़्यादा से ज़्यादा कितने वक्त में होना ज़रूरी है और कम से कम वक्त में कितने वक्त में होना ज़रूरी है और कितना खर्चा इस पे आता है? उनका हार्ट का मसला है, साँस का मसला है, किडनी का मसला है। चलो वो साँस का तो नॉर्मल है, वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद किडनी का वो भी हो सकता है। लेकिन जो मेन इस टाइम सिचुएशन हमारी चल रही है, उनका वो स्टड डलना है। वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का है और हमारे पास तो इतनी अमाउंट नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, एक स्टंट डलना है और ये भी अभी पता नहीं है कि 1 स्टंट डलना है या 2 डलने हैं, और ये स्टंट जो है ये तो तब डलते हैं जब मरीज़ क्रिटिकल हालत में होता है और उसका फ़ौरी इलाज होना होता है, और ये इलाज भी काफ़ी महँगा होता है। तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख में 1 स्टंट डाला जाता है और ये अभी मुमकिन नहीं है कि 1 डलना है या 2 डलने हैं। तो इतने पैसे अब आपने कभी सोचा है कि इतनी अमाउंट अब आप कहाँ से लाएँगी? एक तो वो जो 20 लाख रुपया कर्ज़ा है, वो तो चलें अब होता रहेगा, या उन्होंने जो करना था वो हो गया। ये अब ज़रूरी है कि ये 3-4 लाख रुपया जो आपने अपनी वालिदा के इलाज पे लगाना है, तो ये कभी सोचा है कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, वालिदा को कैसे बचाएँगी? हमारे पास आपको बताया कि है नहीं है और 1 हफ्ते में अगर पैसों का अरेंज ना हुआ तो मेरी वालिदा की डेथ हो जाएगी। मैं फिर बहुत ज़्यादा अकेली हो जाऊँगी। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, किससे माँगूँ? कोई तो आज के दौर में किसी को 1 रुपया नहीं दे के राज़ी, कोई रिश्तेदार, कोई घर वाले, कोई नहीं देता। तो कहाँ से इतनी अमाउंट इकट्ठी करूँगी, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, आपने अभी रिश्तेदारों का ज़िक्र किया, तो मैं आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि जब ये सारे वाक़यात होते हैं आपके साथ और अभी आपकी वालिदा हॉस्पिटल में है, तो कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया जो आपको सपोर्ट कर सके, आपकी हेल्प कर सके, आपके साथ चल सके? कोई किसी की हेल्प नहीं करता और रिश्तेदार तो वक़्त आने पे मुँह ही मोड़ लेते हैं। किसी ने तो हमारा हाल तक नहीं पूछा। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी रिश्तेदार ने आके एक बार भी नहीं पूछा। तो आपका कोई भाई-बहन है या आप दुनिया में अकेली ही आई हैं? नहीं, मैं एक ही हूँ, मेरा कोई भाई-बहन नहीं है। चलें, हम तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आपकी वालिदा को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे और बहुत जल्द शफ़ा दे। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे मुख़य्यर हज़रात जो है ना वो वीडियोस देखते हैं और गरीब लोगों की हेल्प करते हैं। इस तरह के जो लोग परेशान होते हैं उनकी हेल्प ज़रूर की जाती है। लेकिन इतनी मद में हेल्प अब आपकी होती है या नहीं, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर कोई हमारे चैनल से देखने वाला कोई मुख़य्यर हज़रात में से कोई आगे आता है, आपकी वालिदा का फ़ौरी तौर पे इलाज करवाता है और उनके स्टंट वग़ैरह जितना भी ख़र्चा है वो उठाता है, तो आप उनकी जो ये हेल्प है, ये एक्सेप्ट करेंगी? जी, बिल्कुल और मुझे क्या चाहिए? अगर कोई मेरी हेल्प करेगा तो मैं तो सारी ज़िंदगी उसकी ताबेदार रहूँगी, उसकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। चलें जी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपकी हेल्प होगी। अच्छा, आपसे जो है एक और सवाल करना चाह रहा हूँ मैं कि माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है और आप जवान हैं, शादी की उम्र भी आपकी हो गई है। तो शादी के बारे में कुछ सोचा है आपने कि आपको अब शादी भी कर लेनी चाहिए? उससे कौन शादी करेगा? हर बंदा यही बातें करता है उसके पास रह के, ये पता नहीं वहाँ पे क्या-क्या कुछ हुआ। लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, तो मुझसे किसने करनी है शादी? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे देखने वालों में से भी हैं ऐसे, जो इस चीज़ को, ये कोई आप अपनी मर्ज़ी से तो नहीं करके आई हैं। ये तो एक ज़बरदस्ती आपको अगवा किया गया, वहाँ पे जो भी हुआ, वो आपकी मर्ज़ी से तो नहीं हुआ। ऐसे लोग भी हैं जो उनमें से कोई एक अच्छा इंसान आपको मिलता है, आपको अपनाता है, अपना घर देता है, इज़्ज़त देता है, आपसे शादी करने की जो है वो दरख्वास्त करता है। तो क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ, अगर कोई मेरी हेल्प करता है, मेरी माँ का इलाज करवाता है, तो अगर मुझे सहारा देते हैं, तो मैं ज़रूर करने के लिए तैयार हूँ। और जो लोग ये बातें करते हैं कि उसके पास चौधरी के पास रह के आई है, उसने ये किया होगा, वो किया होगा, लेकिन मैं ये कसम खा के कहती हूँ कि उसने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया। हाँ, बहुत मारा है उन्होंने मुझे, मारा ज़रूर है लेकिन मुझे उन्होंने बेदाग नहीं किया। मैं आज भी पाक-साफ़ हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो नाज़रीन, आपने इस बहन की कहानी सारी इनकी ज़ुबानी सुनी है। ये बहुत एक मशहूर वाक़या हुआ था न्यूज़ चैनल्स पे, इसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया गया था। ये वही बहन है जिनके वालिद को इनकी आँखों के सामने कत्ल कर दिया गया था और इनकी वालिदा को भी ज़ख्मी किया था और इनको अगवा करके ले गए थे। तो इनकी वालिदा अब हॉस्पिटल में हैं, उनके स्टंट डलने हैं। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि कोई अल्लाह ताला का नेक इंसान, वैसे तो सारे ही नेक हैं,
लेकिन कोई एक अल्लाह ताला का नेक इंसान जो इसकी हेल्प करना चाहता हो, इनकी वालदा का इलाज करवाना चाहता हो अपनी नेक कमाई में से, तो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा। इनका नंबर हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं। इनकी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सपोर्ट कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए और इनकी वालदा की ज़िंदगी बचाने में इनकी मदद कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।